हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम वरुण है और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय वरुण पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नवंबर मंथ, जो प्रतियोगिता दर्पण का मंथ होता है, जो लिखा जाता है मैगजीन पे, उसके अकॉर्डिंग नवंबर मंथ और एक्चुअल में वो सितंबर मंथ का करंट अफेयर होता है, उसके महत्वपूर्ण 26 जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उसको लेकर के मैं इस सीरीज में आया हूं। ये सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है जिसमें 25 से 26 क्वेश्चन के अंदर लगभग 3 से 4 गुना क्वेश्चन को रखा गया है। अर्थात आप कह सकते हैं कि ये जो एक वीडियो है ये 100 क्वेश्चन का एक सेट है जो पूरे सितंबर महीने को कवर करता है। मेरे इस चैनल द स्टडी बाय वरुण पे प्रत्येक दिन एमसीक्यू सीरीज, टॉपिक और करंट अफेयर मंथली अपलोड की जाती है, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को भी अपने स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ पाए। चलिए शुरू करते हैं। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वो पहला क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2024 को किसके द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता की गई। अब बात आती है कि अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है क्या। तो बेसिकली 2023 में अधिनियम के तहत एक फाउंडेशन की स्थापना की गई, जिस फाउंडेशन के द्वारा पब्लिक तथा प्राइवेट दोनों रिसोर्सेज से अनुसंधान के लिए जो फंड आते हैं उस फंड को बढ़ा करके देश के अंदर अनुसंधान की जो दर है, जो रिसर्च की दर है, उसको बढ़ाने का काम किया जाए। और ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, इस नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की पहली बैठक की जो अध्यक्षता है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है, क्योंकि बेसिकली इसके स्थापना का मुख्य उद्देश्य ही है कि सार्वजनिक और निजी स्रोतों से वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधनों में पर्याप्त वृद्धि करना, ताकि जो अनुसंधान का कार्य है इस कार्य को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। क्योंकि जैसे से रिसर्च बढ़ेगी धीरे धीरे हमारा उत्पादन, प्रोडक्शन की एक्टिविटी, हमारा कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, इन सबों में भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और ये जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन 2023 अधिनियम के तहत इस निकाय की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य है अनुसंधान के लिए वित्तीय व्यवस्था को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना। दूसरा क्वेश्चन है कि हाल में मिशन मौसम के तहत भारत सरकार ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय को मंजूरी दिया है। देखिए ये क्या है मिशन मौसम। मिशन मौसम का अर्थ है कि भाई हमें मौसम की जानकारी मिलनी चाहिए, पहले प्रायर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। क्योंकि देखिए मौसम के ऊपर सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था में रोजगार देने वाला क्षेत्र है वो कौन है? वो है प्राइमरी। वो कौन है? प्राइमरी सेक्टर है। और प्राइमरी सेक्टर जो है ना वो लगभग किस पे ऊपर निर्भर होता है? मौसम के ऊपर निर्भर होता है। तो मौसम के बारे में जानकारी के लिए सरकार के द्वारा 2000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसके तहत मौसम के बारे में जानकारी के लिए जो भी संसाधन या जो भी उपकरण का विकास किया जा सकता है वो इन राशि से विकास किया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चरम मौसम घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की भविष्यवाणी करने और उससे निपटने की भारत की क्षमता बढ़ाने के लिए मिशन मौसम को मंजूरी दिया है। 2000 करोड़ की लागत वाली इस परियोजना को मुख्य रूप से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत 3 प्रमुख संस्थानों, पहला भारत मौसम विज्ञान विभाग, दूसरा भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और तीसरा राष्ट्रीय मध्य अवधि मौसम पुनर्अनुमान केंद्र द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली मौसम के लिए जो पता कराने हेतु या मौसम की जो जानकारी है प्रायर इंफॉर्मेशन के लिए 2000 करोड़ का जो आवंटन किया गया है, इस कार्य को क्रियान्वयन करने का काम 3 संस्थानों को दिया गया। कितने संस्थान है? 3। क्या क्या नाम है? पहला संस्थान का नाम है भारत मौसम विज्ञान विभाग, दूसरा संस्थान का नाम है
भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान, और तीसरा संस्थान का नाम है राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पुनर्अनुमान केंद्र। तो ये तीन के द्वारा इस कार्य को क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट, अगला कि हाल में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्राप्त ई ड्राइव योजना का संबंध क्या है? ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, और ड्राइव फॉर चलाना, उसको संचालित कर, अर्थात जो इलेक्ट्रिक वाहन है, इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा लगभग 10,900 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, ताकि देश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन उपयोग को बढ़ावा दिया जाए। तो ये जो ई ड्राइव योजना है, इसका संबंध बेसिकली किससे है? तो इसका संबंध इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से है। बढ़ावा में क्या क्या? इसके यूज को बढ़ाना, साथ ही साथ इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए भी कार्य किया जाएगा ई ड्राइव योजना के तहत, जिसके लिए सरकार ने 2 वर्षों में 10,900 करोड़ रुपए खर्च करने का अनाउंस किया है कि हम 10,900 करोड़ रुपए 2 वर्ष में खर्च करके हम इस ई ड्राइव योजना के तहत जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसकी जो उपयोग है, उसका जो प्रोडक्शन है, उसे हम भारत में बढ़ाएंगे। डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स एनहांसमेंट नामक एक नई योजना को मंजूरी दिया है, जिसे हम ई ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो ई ड्राइव का क्या है फुल फॉर्म? तो यहां देख लीजिए, इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, ये नाम है पीएम ई ड्राइव योजना का, क्योंकि कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इस योजना का कुल व्यय 2 वर्षों में 10,900 करोड़ का होगा, जिसके तहत भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण के चरण द्वितीय की जगह लेने के लिए यह पैसा खर्च उद्योग मंत्रालय, भारत उद्योग मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। तो ये जो बेसिकली खर्च का टारगेट है, खर्च करने का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है कि इलेक्ट्रिक वाहन की यूज को बढ़ाना और साथ ही साथ भारत में उसका जो प्रोडक्शन है, अर्थात जो उसकी उत्पादन है, इस उत्पादन दर को भी बढ़ाने के लिए 2 वर्षों में यह राशि खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे हम शॉर्ट में एबी कहते हैं, आयुष्मान भारत पीएमजेएवाई के तहत किस आयु वर्ग के लोगों को बिना किसी आय सीमा के कदर करने को मंजूरी प्रदान की गई है? अर्थात कहता है कि भाई किस एज के लोग जिनके आय को यहां पे दरकिनार किया गया, अर्थात उस एज के सभी लोगों को इस आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ मिलेगा। तो बेसिकली सरकार के द्वारा 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों को 5 लाख रुपए वार्षिक, कितना? 5 लाख रुपए वार्षिक की हेल्थ बीमा देने के लिए सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया गया है। लेकिन परिवार में उन लोगों को ही इसका लाभ मिलेगा जो जिनकी आयु 70 वर्ष या उससे अधिक है। इसमें 2-3 और प्रक्रिया किया गया है कि अगर कोई व्यक्ति 70 वर्ष से अधिक उम्र है और अगर उनके पास ऑलरेडी किसी प्राइवेट कंपनी का जीवन बीमा या हेल्थ इंश्योरेंस है तो क्या उन्हें दिया जाएगा? तो हाँ, उन्हें भी दिया जाएगा। अर्थात इसमें ना उनके आय को देखा जाता है, ना उनके द्वारा परचेज की गई जो हेल्थ पॉलिसी है उसको देखा जाएगा। ये सभी लोगों को दिया जाएगा, हर धर्म, हर जाति, हर वर्ग है, हर आय के लोगों को जिनकी आयु 70 वर्ष से ऊपर है उनको दिया जाएगा। जिस योजना का नाम क्या है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि 14 सितंबर 2024 को हिंदी के राजभाषा बनने के कितने वर्ष पूरे होने पर एक डाक टिकट का अनावरण किया गया है? देखिए, हिंदी का जो भाषा है उसका 75वां वर्षगांठ इस बार बनाया गया है। कब बनाया गया? 75वां वर्षगांठ मनाया गया है।
क्योंकि 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिलने की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। तीसरी चीज समझिए, हिंदी विश्व में, भारत में तो सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, विश्व में तीसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली ये भाषा है, जिसमें पहला जो सबसे अधिक बोले जाने भाषा है वह है मंदारिन, जो बेसिकली चीनी और तिब्बत के क्षेत्र में बोला जाता है। दूसरा अंग्रेजी, और तीसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो भाषा हमारा कौन है? हमारी हिंदी है, जो विश्व में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और इस भाषा का 75वां वर्षगांठ 14 सितंबर 2024 को मनाया गया है, जिस पर एक डाक टिकट का अनावरण किया गया है। कहां पर? अमित शाह के द्वारा नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है। एक जो जगह है, हॉल है, वहां पे ये भारत मंडपम में अमित शाह के द्वारा एक डाक टिकट का अनावरण किया गया है। हिंदी दिवस, हिंदी के 75वें जो जन्म दिवस है उसके उपलक्ष्य में, क्योंकि 1949 में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट, 11 से 13 सितंबर 2024 के बीच आयोजित किए गए सेमीकॉन इंडिया 2024 का विषय क्या था? देखिए, सेमीकॉन जैसे ही सुनिएगा ना, समझिएगा सेमीकंडक्टर की बात हो रही है। सेमीकंडक्टर पे सरकार बहुत फोकस कर रहा है। 5वां सेमीकंडक्टर जो प्लांट है वो ऑलरेडी गुजरात में बैठ रही है, जिसके लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की बात वहां पे चल रही है, जो सेमीकॉन के द्वारा किया जा रहा है। और इस बार जो 11 से 13 सितंबर 2014 के बीच में जो ये सेमीकॉन इंडिया, जो बेसिकली एक जो इन्वेस्टर्स है उनका एक समिट होता है, इसका जो थीम रखा गया था वो थीम था सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देगा। सेमीकंडक्टर जो चिप होता है ना, जो फोन वगैरह इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में लगता है, उसी को सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो इस बार जो सेमीकॉन हुआ है सितंबर महीना में, उसका जो थीम है वो क्या था? सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देगा। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन भारत में 11 से 13 सितंबर 2024 तक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सेमी और उद्योग संघों के साथ साझेदारी में किया गया है। इस सम्मेलन का विषय क्या था? सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देगा, यह इसका विषय था। इससे पूर्व सेमीकंडक्टर कार्यकारी शिखर सम्मेलन का आयोजन 10 सितंबर 2024 को भारत मंडपम में किया गया था। तो इस बार जो सेमीकॉन इंडिया 2024 का आयोजन किया गया, उसका थीम क्या रखा गया है? सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि 12 सितंबर 2024 को किस ऐतिहासिक लड़ाई की 127वीं वर्षगांठ मनाई गई है? यह बड़ा ऐतिहासिक लड़ाई है, पंजाब में इसको मान्यता भी दिया गया था। साथ में इस लड़ाई को विक्टोरिया के द्वारा, महारानी विक्टोरिया के द्वारा इस लड़ाई में जितने भी शहीद मरे थे उन सबको एक ग्रांड अवार्ड भी दिया गया था। और इस लड़ाई का 127वां वर्षगांठ 12 सितंबर 2024 को मनाया गया, जिस लड़ाई का नाम है सारागढ़ी की लड़ाई। क्या नाम है उसका? सारागढ़ी की लड़ाई। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस लड़ाई में मात्र 21 सैनिक के द्वारा 8000 से अधिक अफरीदी लोग जो थे, जो आदिवासी आतंकवादी थे, उनके खिलाफ ये 7 घंटे तक लड़ा था। मतलब समझ सकते हैं, मात्र 21 आदमी मिलकर के और 8000 लोगों का सामना किया था, और 7 घंटे तक उनके किला पर ये क्या कर लिया था? अधिकार भी कर लिया था, जिसमें सब के सब मारे गए थे। इसलिए ये जो लड़ाई है सारागढ़ी की लड़ाई, इसको बहुत ही अधिक इतिहास में तवज्जो दिया जाता है। नीचे लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक लड़ाई के महत्व को सम्मान देते हुए वर्ष 2017 में पंजाब सरकार ने 12 सितंबर को सारागढ़ी दिवस के अवसर पर अवकाश मनाने का निर्णय भी लिया। और पंजाब में इस दिन सरकारी छुट्टी भी होता है 12 सितंबर को। इसे यूनेस्को द्वारा बहादुरी की शीर्ष 8 लड़ाइयों में से एक माना जाता है। यूनेस्को माना है कि जो बहादुरी का लड़ाई है, उन 8 लड़ाइयों में एक लड़ाई कौन सा है? सारागढ़ी की लड़ाई है, जिस लड़ाई का इस वर्ष कितनावां जन्म दिवस, इसका वर्षगांठ मनाया गया? 127वीं वर्षगांठ मनाई गई है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल में अमरावली में एक शोध सर्वेक्षण के दौरान हरियाणा के दमदमा क्षेत्र में इंडो टेस्ट्यूड एलोगाटा कछुआ देखा
गया है। यह IUCN की संकटग्रस्त प्रजाति की लाल सूची में किस रूप में सूचीबद्ध की गई है? देखिए, जब भी कोई प्रजाति, चाहे वो वन्य हो या जीव हो, जब भी कोई प्रजाति लाल सूची में रेड लाइन में है, मतलब उसका खत्म होने वाला है, लाल सूची में रखा था, अर्थात वो प्रजाति पर संकट क्या है? गंभीर है। गंभीर मतलब कि उस प्रजाति का अब विलुप्त होना लगभग नजदीक आ चुका है, कि कुछ दिनों में वो प्रजाति अब दिखाई नहीं देगा। तो बेसिकली जो इंडो टेस्टुडो जो कछुआ मिला है हरियाणा के क्षेत्र में, उसको गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है, ताकि उसके संरक्षण के लिए कार्य किया जाए और उसके प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जाए। नेक्स्ट, अगला कहते हैं कि हाल में मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, जहां एक ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अस्थायी समिति द्वारा मंजूरी दी गई है, ये किस लाइन है, कि ये किस राज्य में है? देखिए, ये जो मोले राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये बेसिकली गोवा में है। ये कहां पे है? ये गोवा में है। और सामने डिस्क्रिप्शन भी है कि भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम घाटी के मध्य में गोवा के मोलेम शहर में स्थित है, और यह गोवा के 4 संरक्षित वन्यजीव क्षेत्रों में से सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा वन्यजीव ये क्षेत्र है, जिसमें मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी शामिल है। और इसमें क्या है? मोलेम राष्ट्रीय उद्यान भी इसी में शामिल है। कौन वन्यजीव अभयारण्य है? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य है। अब तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है, और जंगल क्षेत्र भी सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है। ट्राइबल्स भी सबसे अधिक, जो जनजाति है वो ट्राइबल्स भी सर्वाधिक मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1 से 2.23% तक आता है। अर्थात ये जो मोलेम राष्ट्रीय उद्यान है, ये गोवा के किस वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं? भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य के तहत आता है, जो पश्चिमी घाटी का क्षेत्र है। जो किस घाटी का? पश्चिमी। जब हम लोग कोस्टल एरिया पढ़ते हैं ना, तो आप कोस्टल एरिया पूर्वी घाटी, पश्चिमी घाटी हम लोग पढ़ते हैं। पूर्वी घाटी जो उड़ीसा साइड से होता है, पश्चिमी घाटी जो बेसिकली आप देखेंगे ऊपर से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा होकर के नीचे की तरफ आती है, तो ये पश्चिमी घाटी का क्षेत्र है। नेक्स्ट, 12 सितंबर 2024 को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। दिल्ली में इनका निधन हो गया है। पूछता है किस वर्ष के बीच राज्यसभा के सांसद थे? राज्यसभा से चुने जाते थे। इनका दिल्ली में अभी हाल में ही 12 सितंबर को निधन हो गया है, और ये भारत के राज्यसभा के सदस्य 2005 से लेकर के 2017 तक रहे हैं। ये लगभग 12 वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे हैं, और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी है उसके महासचिव भी रह चुके हैं, जिनका निधन 72 वर्ष की आयु में दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन कि हाल में किसे वर्ष 2024 का जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्या पुरस्कार का नाम है? जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बेसिकली जो माइकल पांडे हैं, माइकल पांडे, इनको 2024 का जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार है? जैक्सन वाइल्ड लिगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है माइकल पांडे, और बेसिकली ये प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और संरक्षणवादी भी है। ये संरक्षणवादी वन्यजीव अभयारण्य वगैरह में भी संरक्षण का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, हाँ, माइकल पांडे इससे पूर्व 3 बार ग्रीन ऑस्कर विजेता भी रहे। याद रखिएगा, ये 3 बार ग्रीन ऑस्कर विजेता भी रहे। ये वन्य जीव या वन्य संरक्षण के कार्य के लिए ये बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति हैं, जिन्हें इस बार जैक्सन वाइल्ड लेगेसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में तीसगढ़ के जसपुर जिले के जीजी के पहली बार बिजली कनेक्शन मिलने के कारण चर्चा में है, पर किस जनजाति का निवास स्थान है? देखिए, पहली बार बेसिकली लगभग 100 लोग वहां पे 100 निवास स्थान है जहां पे पहली बार बिजली दिया गया है, और कहता है कि वो किस जनजाति का समुदाय है। तो बेसिकली कोरिया जनजाति
महुआधानी कोरिया जनजाति के 100 से अधिक परिवारों का घर है, जो एक विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह है, जिनको इस बार पहली बार बिजली सुविधा उनके क्षेत्र में दिया गया है। और उस जनजाति का नाम क्या है? कोरिया जनजाति। क्या नाम है उसका? कोरिया जनजाति, जिसको इस बार बिजली का सुविधा दिया गया है, इसलिए बहुत ही पॉपुलर है। लगभग 100 उसकी घर की आबादी है, जिसको इस बार सरकार के द्वारा बिजली मुहैया कराई गई है। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट विलियर का नाम बदल कर क्या रखा है? देखिए, बेसिकली होम मिनिस्ट्री के द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा जो पोर्ट विलियर है उसका नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, इसका नाम क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम कर दिया गया है। बेसिकली पोर्ट विलियर जो है ना, एक जो विलेयर थे जिनके नियंत्रण में पोर्ट विलियर के क्षेत्र का संरक्षण किया गया था, उनके द्वारा ही 1770 में इसका नाम पोर्ट विलियर रखा गया था। तो इसका नाम अभी गृह मंत्रालय के द्वारा बदलकर क्या कर दिया गया है? विजयपुरम कर दिया गया है। अगला, 21 सितंबर 2024 को किस देश द्वारा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? ठीक है, क्वाड अभी जस्ट आपको पता है कि क्वाड जो शिखर सम्मेलन है वो 4 देशों के बीच होता है, यूएसए, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको करंट में बताया भी कि क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नरेंद्र मोदी जो है वो कहां? अमेरिका गए थे। अर्थात अमेरिका जो है ना, 16वीं क्वाड की जो अध्यक्षता है वो अमेरिका के द्वारा किया गया। 17वीं जो क्वाड होगी वो भारत में होगी, जो अगले वर्ष 2025 में आयोजित किया जाएगा। तो 21 सितंबर 2024 को किस देश द्वारा क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई है? तो वो देश का क्या नाम है? अमेरिका। अमेरिका द्वारा क्वाड जो लीडर शिखर सम्मेलन है उसकी मेजबानी की गई है, और अगले वर्ष इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी, जिसमें 4 देश आते हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। और बेसिकली इस क्वाड जो 4 देशों का एक क्वाड्रिलेटरल जो संबंध है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडिया पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करना। मतलब इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है वहां पे विकास के लिए क्वाड के द्वारा काम करना मुख्य इनका उद्देश्य है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 8 से 9 सितंबर 2024 के बीच पहली भारत खादी सहयोग परिषद जीसीसी विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहां किया गया? देखिए, सितंबर 2024 में विदेश मंत्री एस जयशंकर उसमें भाग लिए थे, और भारत खादी सहयोग परिषद का जो बैठक है ये रियाद, सऊदी अरब में किया गया है। कहां किया गया है? सऊदी अरब, रियाद जो जगह है सऊदी अरब में, वहां पे किया गया है, जिसमें पहली बार भारत खादी सहयोग परिषद में विदेश मंत्रियों का बैठक आयोजित किया गया है। इस बैठक में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। ये जो जीसीसी है, इसकी स्थापना जो है ये 1981 में हो गया था। इसमें संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत, इतने देश शामिल हैं। इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर और कुवैत, इतने देश इसमें संयुक्त रूप से शामिल होते हैं, जिसका आयोजन रियाद, सऊदी अरब में किया गया है। और भारत की तरफ से एस जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो इसमें भाग लिए थे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि पोलारिस डॉन मिशन, जो कि विश्व का पहला स्पेस वॉक मिशन है, किस अंतरिक्ष यान द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? देखिए, स्पेस वॉक मिशन का नाम क्या है? पोलारिस डॉन मिशन, जो बेसिकली एक स्पेस वॉक मतलब अंतरिक्ष में जाकर के लोग चलेंगे, ये वॉक मिशन है। तो कहता है कि इसका जो अंतरिक्ष यान है उसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाएगा? तो बेसिकली ये जो अंतरिक्ष यान है इसका प्रक्षेपण जो है ना वो स्पेस एक्स फॉल्कन 9 नामक जो रॉकेट है उसके द्वारा किया जाएगा। तो क्या नाम है इस रॉकेट का? स्पेस एक्स फॉल्कन 9 के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो फॉल्कन 9 रॉकेट है, स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट 10 सितंबर 2024 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित होगी, फ्लोरिडा से लॉन्च होगी, जिसमें अमेरिकी अरबपति जेरेड इसाकमैन और 3 अन्य लोग, मतलब टोटल कितने लोग जाएंगे? 4 लोग जाएंगे। तो कौन कौन हो गए? एक जेरेड इसाकमैन हो गए, दूसरा स्कॉट पोटेट हो गए,
तीसरा एना मेनन हो गए, और चौथा सारा गिलिस। ये 4 लोग अंतरिक्ष में वॉक करने जाएंगे। किस रॉकेट से? स्पेस एक्स फॉल्कन 9, और इस मिशन का नाम है पोलारिस डॉन मिशन का नाम से इसको जाना जाएगा। और ये मिशन में ये 4 लोग क्या करेंगे? स्पेस वॉक करेंगे, अर्थात ये अंतरिक्ष में जाकर के चलेंगे। कभी कभी यूट्यूब में देखते हैं जो हमारा स्पेस स्टेशन है, जो यूएस के स्पेस स्टेशन है, वहां जब कुछ खराबी आती है तो वो लोग बाहर निकलते हैं और वो तैरते थे, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम होता है, जिसके कारण वो आसानी से वो फ्लड कर पाते हैं, वहां पे वो तैर पाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी बर्लिन यात्रा के दौरान हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय के बाहर स्थित किस स्तूप के पूर्वी द्वार की प्रकृति का दौरा किया है? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कहता है कि एस जयशंकर अभी बर्लिन यात्रा पर गए थे, जहां पर हम्बोल्ट फोरम संग्रहालय के बाहर कोई एक स्तूप है, सांची का स्तूप है बेसिकली, उसके द्वार का, पूर्वी द्वार का प्रकृति का दौरा किए थे। और यह स्तूप कौन सा? यह है सांची महान स्तूप है, जिसका जो बेसिकली कहां पे लगा हुआ है? तो हम्बोल्टन फोरम संग्रहालय में लगा हुआ है, जिसका इनके द्वारा दौरा किया गया है। सांची का स्तूप जो है ये बेसिकली अशोक के समय का, अशोक के पत्नी के द्वारा इसमें स्थापित की गई है, जिसका एक स्वरूप वहां पर भी स्थापित है, जिसका इस बार एस जयशंकर के द्वारा प्राकृतिक रूप से उसका दौरा किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न डायमंड लीग 2024 में कौन विजयी रहा? कौन लीग है? डायमंड लीग 2024 में कौन विजयी रहा? देखिए, बेसिकली जो डायमंड लीग है 2024, इसके जो विजेता है वो है एंडरसन पीटर्स। ये कहां के हैं? ये ग्रेनेडा के हैं। बेसिकली ये जो डायमंड लीग है, ये भाला फेंक का एक लीग है, जिसमें भाला फेंका था। नीरज चोपड़ा अपने भारत के तरफ से वो इस गेम में गए थे, और इसमें विजेता कौन है? एंडरसन पीटर्स रहे हैं, जो ग्रेनेडा के हैं। सामने डिस्क्रिप्शन भी है कि डायमंड लीग 2024 के फाइनल ब्रुसेल बेल्जियम में आयोजित हुआ था, जिसमें ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 87 मीटर के थ्रो के साथ विजेता रहे थे। उनका जो भाला फेंका गया, जो वो कितना गया था? 87 मीटर था। वही 87 मीटर का दौर रहा था। वही नीरज चोपड़ा कुल 87 और 86 मीटर थ्रो के साथ दूसरे स्थान पर रहे थे। जो 2 बार भाला फेंका था ना, तो ये 87 के थे, नीरज चोपड़ा 87 और 86 किए थे, जिसके कारण नीरज चोपड़ा दूसरे स्थान पर रहे थे। इससे पूर्व 2022 सीरीज के फाइनल में नीरज चोपड़ा ट्रॉफी जीते थे। इससे पहले जो 2022 में जो हुआ था डायमंड लीग, उसमें नीरज चोपड़ा है, उनके द्वारा ये जीता गया था। नीरज चोपड़ा बेसिकली हरियाणा के रहने वाले हैं, जो बेसिकली ओलंपिक खेल से ये बहुत अधिक फेमस हुए हैं। ठीक है, तो इस बार फर्स्ट रैंक कौन है? एंडरसन पीटर्स है, और सेकेंड रैंक कौन है? नीरज चोपड़ा है। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? हमारे चैनल द स्टडी बाय वरुण पे एक शॉर्ट वीडियो खान साहब के द्वारा डाला गया है, जिसमें वो ओपन लीग का मैप पे बताएं कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक जो ओपन लीग होती है वो किन किन महीने में होता है और उनकी स्थापना कब की गई है, और इस बार उस ओपन लीग को किसके द्वारा जीता गया है। तो इसमें पूछा है कि अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में पुरुष एकल और महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो बेसिकली जो जेनिक सिनर है इटली की, और आर्याना सवालेंका है बेलारूस की, इनके द्वारा जो एकल सीरीज अमेरिका ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 का था वो जीता गया। जो सामने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि अमेरिकी ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2024 में जेनिक सिनर ने टेलर फ्रिट्जर को हराकर फाइनल मुकाबला जीता। वही आर्याना सवालेका ने अमेरिकी जेसिका पेंगुला को हराकर महिला एकल खिताब जीता। ठीक है, तो बेसिकली महिला एकल खिताब कौन जीते हैं? आर्याना सवालेंका जीती है, जो कहां की है? बेलारूस की है। और पुरुष एकल कौन जीते हैं? जेनिक सिनर जीते हैं, जो कहां के? इटली के। और जेनिक सिनर ने किसको लाया है? तो ये बेसिकली टेलर को हरा करके ये अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट चैंपियनशिप 2024 के एकल खिताब को जीते हैं। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में तूफान शान के कारण काफी जान और माल की हानि हुई है। बेसिकली तूफान जो शान है ये अभी जापान में आया था, जहां पर लगभग 35-40 लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए बड़ा ये महत्वपूर्ण न्यूज बन गया कि तूफान जो शान है ये कहां पे आया था, जापान में आया था, जहां लगभग 40 लोगों की जो घायल और उनकी मृत्यु हो गई थी, और इससे 10 लाख लोग प्रभावित हुए थे, जिसे जापान में टाइफून नंबर 10 के नाम से भी जाना जाता है। इसका एक दूसरा नाम क्या कर दिया गया, इसका एक दूसरा नाम जापान में रखा गया है टाइफून नंबर 10, जिसमें लगभग 10 लाख लोग प्रभावित थे और लगभग 40 से ज्यादा लोग घायल और उनकी मृत्यु भी इसमें हुई है। नेक्स्ट, अगला कि हाल में हुए एक नए अध्ययन के अनुसार लिथियम ब्राइन निष्कर्षण के कारण किस देश का अटाकामा नामक मैदान प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है। देखिए बेसिकली जो नमक का जो क्षारीयकरण होता है ना, उससे भी यह प्रक्रिया होती है कि धीरे धीरे वो नीचे की तरफ जाता है और वाटर लेवल ऊपर की तरफ आता है। तो बेसिकली जो ये अटाकामा नामक जो मैदान है, ये अटाकामा नामक मैदान चिली में है। कहां पे, चिली में है, जो प्रतिवर्ष लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है। अब पढ़ते हैं कि ये क्या होता है लिथियम ब्राइन निष्कर्षण। कहता है कि एक अध्ययन के अनुसार लिथियम ब्राइन निष्कर्षण के कारण चिली का अटाकामा नामक जो मैदान है वो प्रतिवर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर की दर से डूब रहा है। ज्ञातव्य है कि लिथियम ब्राइन निष्कर्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नमक युक्त पानी को सतह पर पंप किया जाता है। नमक वाले पानी को सतह पर करके पंप किया जाता है, उसको दबाया जाता है और वाष्पीकरण तालाबों की एक श्रृंखला में डाला जाता है, जिससे क्या होता है, वो वाष्पीकरण होती है, वेपोराइजेशन होता है, उसको एक तालाब के श्रृंखला में एक गड्ढे में डाला जाता है, जिससे अंततः लिथियम प्राप्त होती है और उससे क्या होता है, लिथियम मिलता है, एक अच्छा सा एक खनिज पदार्थ मिलता है। अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया लिथियम त्रिभुज बनाते हैं और दुनिया के कुल लिथियम संसाधनों के आधे से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। इसीलिए चिली का जो बेसिकली अटाकामा नामक जो मैदान है वो प्रत्येक वर्ष 1-2 सेंटीमीटर नीचे की तरफ डूबते जा रहा है, क्योंकि वहां पर ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग वहां पर लिथियम ब्राइन जो निष्कर्षण का काम है वो कर रहे हैं। विश्व में लिथियम के सप्लायर मुख्यतः 3 देश है, जिसे त्रिभुज भी कहा जाता है, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया। ये तीनों के तीनों को लिथियम त्रिभुज के नाम से जाना जाता है, क्योंकि विश्व के जो लिथियम सप्लाई है उसका आधा सप्लाई 50% अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि चक्रवात आसना जो हाल ही में अरब सागर के ऊपर विकसित हुआ था, इस चक्रवात का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया। तो देखिए, ये जो आसना चक्रवात आया था इसका नामकरण पाकिस्तान के द्वारा किया गया था। अरब सागर का नहीं, पाकिस्तान ने इसका नामकरण किया था, और इसका नामकरण क्या किया था, पाकिस्तान ने आसना किया था। बेसिकली गौरतलब यह है कि 1964 के बाद से अरब सागर के ऊपर बना यह दूसरा चक्रवात है जिसका नाम पाकिस्तान के द्वारा रखा गया था, और उसका नाम पाकिस्तान ने क्या रखा था, आसना रखा था। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, मतलब एमओयू किया है। एमओयू किया है किस काम के लिए, तो आपूर्ति सुरक्षा व्यवस्था और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के लिए एमओयू हुआ है, और यह बेसिकली भारत ने अमेरिका के साथ किया है। किसके साथ किया है, अमेरिका के साथ, और यह अमेरिका के साथ 18वां साझेदारी करने वाला भारत बना है। यहां लिखा हुआ है कि भारत अमेरिका का 8वां एसओएसए साझेदारी करने वाला देश बना है, और ये जो साझेदारी हुई है ये किसके लिए, आपूर्ति सुरक्षा और संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति के लिए किया गया है। नेक्स्ट, हाल ही में कहां प्रशांत द्वीपीय फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। कहता है कि कहां पर प्रशांत द्वीपीय फोरम, जिसे PIF, जिसे क्या कहते हैं, PIF प्रशांत द्वीपीय फोरम का आयोजन किया गया। तो बेसिकली टोक्यो की राजधानी नुकुआलोफा में, कहां पे किया गया है,
तो सॉरी टोक्यो करें, टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा में इस 26 अगस्त 2024 को इस प्रशांत द्वीपीय फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया है। तो प्रशांत द्वीपीय फोरम की वार्षिक बैठक का आयोजन 26 अगस्त 2024 को टोंगा की राजधानी नुकुआलोफा में किया गया है, जिसमें प्रशांत क्षेत्र में स्थित 18 सदस्य देश शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि 31 अगस्त 2024 को घोषित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार में थाईलैंड के किस संगठन को चुना गया है? मैंने जो सितंबर महीने का जो करंट अफेयर बना करके यूट्यूब पे डाला है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में इन सारे करंट को डाला है, इसलिए एक बार आप उस वीडियो को भी देखेंगे तो ये सब बहुत ही आपको सामान्य तरीके से समझ में आ जाएगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड आप जानते हैं कि इसे क्या कहा जाता है? इसे एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। इस बार जो है ना, वो बेसिकली ये जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है, ये थाईलैंड के संगठन है जिसका नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट, इसको इस बार दिया गया है। 66वें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार की विजेता 31 अगस्त 2024 को घोषित किया गया है, जिसमें बेसिकली विजेता में कर्मा फुटसो जो भूटान के हैं, दूसरा गुएंथी नोक फुओंग जो वियतनाम के हैं, तीसरा फरवीजा फरहान जो इंडोनेशिया के हैं, और चौथा मियाजाकी हायाओ जो जापान के हैं, और पांचवा संगठन है जिसका नाम है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो कहां के हैं? थाईलैंड के हैं। तो टोटल कितने को दिया गया? तो पहला कौन है? एक है फुटसो जो भूटान के हैं, दूसरा है फुओंग जो वियतनाम के हैं, तीसरा है फरहान जो इंडोनेशिया के हैं, चौथा है मियाजाकी जो जापान के हैं, और पांचवा है रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट जो थाईलैंड के हैं। इन पांच को 31 अगस्त 2024 को 66वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस देश को ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? आपको पता है कि ब्रिक्स जो एक बैंक है जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, और इसके भी जो नए सदस्य शामिल हुए उनका नाम है अल्जीरिया। अर्थात अल्जीरिया जो है ना, वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का अब क्या बन गया है? सदस्य बन गया है। बेसिकली आपको पता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना जो है वो कब किया गया था? 2015 में किया गया था। उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो सदस्य देश हैं उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसके लिए ये उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है, मतलब वित्तीय सहायता देता है, ताकि सदस्य देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को आसानी से बढ़ाया जाए। और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो नए सदस्य बने हैं वो कौन बने? अल्जीरिया बने हैं। थोड़ा सा इसका पढ़ लेते हैं कि अल्जीरिया के अलावा ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान और सऊदी अरब जैसे प्रमुख देश भी सम्मिलित हैं। और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी स्थापना कब किया गया है? 2015 में किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण 26 क्वेश्चन हमने सितंबर महीने का लिया था, जो लगभग इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में 2 से 3, 4 क्वेश्चन तक सम्मिलित है। अर्थात देखा जाए तो अराउंड 100 क्वेश्चन का ये पूरा सीरीज है। होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसके डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का डिटेल वीडियो का भी लिंक मैंने डाल रखा है। आप वहां से जाकर के सितंबर महीने के प्रतियोगिता दर्पण का डिटेल वीडियो देखें, जो बहुत ही छोटा है, 30-40 मिनट की एक वीडियो है, आप उसको देखें ताकि ये जो 26 क्वेश्चन और इससे रिलेटेड जितने भी कंटेंट है उसे समझने में कोई परेशानी आपको न हो। तो अगर ये मेरा चैनल और मेरा ये वीडियो अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग हमसे जुड़ सकें। धन्यवाद।